Hello friends, how are you? Oh fine. Today is our day 4 for computer science with Python class 12th and our today's topic is loops in Python. तो बिना लेट किए हम सबसे पहले समझते हैं कि हम लूप कहते किसको हैं। इसके पहले वाले जो भी हम प्रोग्राम्स बनाते रहे हैं, हम जब भी किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं तो हमको केवल जो वैल्यू रहती है उस वेरिएबल की वो हमको मिल जाती है। सपोज किसी भी एक वेरिएबल में हमने डिफाइन कर दिया कुछ नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जब भी हम उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो हमको पूरा का पूरा सेट ऑफ सीक्वेंस मिल जाता था अपने आउटपुट में। बट अगर हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 करके कोई एक सीक्वेंस है और जब हम उस वेरिएबल को प्रिंट करें तो हमको पूरा का पूरा 1, 2, 3, 4 ना प्रिंट हो, बल्कि पहले 1 प्रिंट हो जाए, फिर 2 प्रिंट हो जाए, फिर 3 प्रिंट हो जाए, फिर 4 प्रिंट हो जाए। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है यानी कि हमको उस वेरिएबल के जो वैल्यूज़ हैं उसमें एंटर करना होगा और एक एक वैल्यू को फेच करके हमको प्रिंट कराना होगा, तो ये वर्क हमारा इजी हो जाता है लूप से। लूप में सबसे पहले आता है फॉर लूप। हम फॉर लूप का पहले एक सिंटैक्स राइट कर लेते हैं, फिर आगे प्रोग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। हम राइट करेंगे सबसे पहले फॉर एक हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं फॉर के बाद और राइट करते हैं इन। हमने राइट किया फॉर, फिर वेरिएबल, उसके बाद इन। अब इन के बाद हम राइट करते हैं हमको इस वेरिएबल को जिस सीक्वेंस में भेजना है और एक एक वैल्यूज़ को फेच करानी है उस सीक्वेंस को हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब देखते हैं एक छोटे से प्रोग्राम से कैसे इसको हम परफॉर्म करेंगे। हम राइट करते हैं, सपोज एक प्रोग्राम लेते हैं फॉर, वेरिएबल हमने ले लिया ए, हम फिर राइट करेंगे इन, उसके बाद सीक्वेंस है, सपोज मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ 2, 3, 5, 6, ये मैंने सीक्वेंस ले लिया। इसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा, यहाँ कॉलन लगाते हैं हम। कॉलन लगाने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तुरंत इंडेंटेशन होगा, हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। हम राइट करेंगे प्रिंट ए। अब ऐसा राइट करने से क्या होगा, सिंपली अगर हम इस लूप को राइट नहीं करते, कोई हमारा एक सिंपल सा वेरिएबल होता ए जिसमें हमने वैल्यू दी रहती 2, 3, 5, 6, फिर अगर हम ए को प्रिंट करते तो हमारा पूरा का पूरा ये वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाता। बट अगर हमने लूप का यूज़ किया है तो लूप अब केवल वेरिएबल के सारे वैल्यूज़ को एक साथ नहीं देखेगा, बल्कि उनको 1 बाय 1 करके फेच करेगा। तो जब ए जाएगा सबसे पहले इस वेरिएबल में, इस वैल्यू में, तो सबसे पहले उसको मिलेगा 2, वो 2 को प्रिंट कर देगा। इसका जो आउटपुट आएगा प्रोग्राम का वो आएगा 2, 3, 5, 6। वो कैसे आया, ए जाएगा सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यूज़ में, ए की जो वैल्यूज़ हैं उसमें वो जाएगा सबसे पहले ए और फेच करेगा 2 को, 2 मिला उसको प्रिंट कर देगा। फिर वापस जाएगा वो 3 में, 3 मिला फिर प्रिंट कर देगा। यानी ये हर एक वैल्यू को फेच करता हुआ जाएगा। अब बात आती है कि हमारा जो फॉर लूप है वो कब तक चलेगा, कब तक रिपीट होगा। तो उसको जो सीक्वेंस हम दे देते हैं वो पहले सीक्वेंस से शुरू होता है और लास्ट सीक्वेंस तक जाते जाते वो चलता है। जब उसको लास्ट सीक्वेंस, लास्ट वैल्यू जब वो फेच कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी वो बाहर आ जाता है। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है वो आगे की कोडिंग्स को रीड करना शुरू कर देता है। तो फॉर लूप समझ में आया। फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है जो एक सीक्वेंस पे परफॉर्म होता है। वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो कोई लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ एक सीक्वेंस में अपने एक लूप को परफॉर्म करके देखा कि ये कैसे कैसे वैल्यूज़ को फेच करके और हमको प्रिंट करा देता है। अब हम बात करते हैं फॉर लूप में कुछ और भी तरीके होते हैं अपने इटरेशन को करने के लिए, लाइक थ्रू रेंज फंक्शन। अभी तक हमने जो भी यहाँ पे सीक्वेंस दिए हैं वो हमने सीक्वेंस पहले से डिफाइन कर लिया है, बट एक रेंज फंक्शन हम यूज़ करते हैं अपने पाइथन में। रेंज ये एक फंक्शन होता है, इसमें हम जो भी नंबर्स को दे देते हैं, सपोज इसमें अगर हम राइट करते हैं 10, तो रेंज फंक्शन की एक क्वालिटी होती है कि ये जब भी हमको ये वैल्यू देगा 10 तो ये 0 से शुरू करेगा
और जो इसकी लास्ट वैल्यू रहेगी -1, इतने तक वो नंबर की वैल्यूज़ को हमको एक एक करके शो करा देगा। यानी अगर हमारा फॉर लूप इस रेंज 10 में जाएगा तो 10 हमको प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इस रेंज की प्रॉपर्टी है कि लास्ट -1 तक की ही वैल्यू को अपने पास स्टोर करता है और शुरू करता है 0 से। क्लियर हुआ? तो यानी अगर हमको नंबर प्रिंट करने थे 10 तक तो हमको क्या देना होगा? रेंज 11, ताकि वो 11 - 1 जब करेगा तो हमको 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब इस रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं इस लाइन में देखते हैं। हम राइट करेंगे फॉर, ये वेरिएबल हम ले लेते हैं a इन रेंज 10। अब क्या होगा? 10 हमने जैसे दिया इसको एंटर करेंगे, यहाँ राइट करेंगे प्रिंट a। अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका आउटपुट आएगा। कैसे? ए जाएगा, मैंने पहले बताया कि 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 4 5 कैसे करते करते लास्ट -1, जैसा मैंने लिखा भी हुआ है। तो लास्ट नंबर हमने दे दिया था इसको 10, तो 10 - 1 9, यानी यहाँ पे प्रिंट कर देगा 9। क्लियर हो गया? इसके बाद रेंज की एक और क्वालिटी है, हम रेंज फंक्शन में चाहे तो स्टार्ट नंबर और एंड नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम राइट करते फॉर a इन रेंज, अब रेंज में स्टार्ट और एंड नंबर को डिफाइन करने के लिए सिंपली हम राइट करते हैं स्टार्ट नंबर कॉमा एंड नंबर। हम केवल 2 नंबर राइट कर देंगे कॉमा लगा करके, तो ये हमारा पाइथन समझ लेगा हमारा रेंज फंक्शन हमको कौन सा नंबर देने वाला है। हमारे रेंज फंक्शन को पता हो जाएगा कि हमारा जो पहला नंबर है वो स्टार्ट नंबर है और जो हमारा लास्ट नंबर है वो एंड नंबर है। यानी अगर हम यहाँ राइट कर देते हैं 1 11, तो इस बार हमको जो नंबर प्रिंट होगा, अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं प्रिंट a, तो अब इस बार हमको जो नंबर प्रिंट होगा वो क्या मिलेगा? वो 0 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि हमने अगर यहाँ केवल 10 दिया था तो ये 0 से शुरू होगा, बट यहाँ पे हमने इसका एंड और लास्ट दोनों नंबर हमने पहले से इसको फिक्स कर दिया है कि तुमको चलना कहाँ से है और जाना कहाँ तक है। तो ये चलेगा 1 से और जाएगा कहाँ पे? 11 तक, बट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रन करेगा लास्ट -1, यानी ये चलेगा 10 तक। तो हमको यहाँ जो नंबर प्रिंट होगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हुआ? तो फॉर लूप समझ में आया और रेंज फंक्शन ये भी समझ में आया। फॉर लूप का यूज हम करते हैं किसी भी सीक्वेंस में इटरेट करने के लिए, यानी किसी भी सीक्वेंस में 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। और रेंज फंक्शन का यूज हमको सबसे ज़्यादा सहूलियत देता है जब हमको किसी एक सीक्वेंस में जाना हो और उस सीक्वेंस में हमको लास्ट और फर्स्ट ये दोनों नंबर पता हो। लाइक अगर मुझे जाना होता है यहाँ पे इस सीक्वेंस में पूरा 100 तक, तो हमको पूरा का पूरा 100 नंबर राइट करना पड़ता है। बट रेंज फंक्शन मिल जाने से हम या तो सीधे राइट कर सकते हैं फॉर a इन रेंज 100 1000 1 लाख, कुछ भी राइट करेंगे हमारा फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। हमको नंबर्स राइट नहीं करने पड़ेंगे, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है हमको रेंज फंक्शन से। इसके अलावा रेंज फंक्शन की एक और क्वालिटी है कि हम चाहें तो उसमें स्टेप वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। अगर हम चाहते हैं कि जो नंबर हम प्रिंट करा रहे हैं 1 to 11 या 1 to 10 वो एक एक या दो दो नंबर के गैप पे हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 नंबर इसमें है स्टेप वैल्यू। बट अगर हम चाहें कि 1 3 5 7 9 ऐसे करके नंबर्स प्रिंट हों, उस केस में हमको क्या करना होता है, एक स्टेप वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ती है। तो स्टेप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको हमारा इंटरप्रेटर जब प्रिंट करता है हमारे इस नंबर्स को, तो वो स्टेप वैल्यू को काउंट कर करके प्रिंट करता है। उसका मैं पहले सिंटेक्स राइट करता हूँ। कैसे हम राइट करेंगे, रेंज
स्टार्ट एंड स्टेप। इस सीक्वेंस में हम राइट करते हैं अपना प्रोग्राम। ये सिंटैक्स है हमारे रेंज को डिफाइन करने का कि हम कैसे यहाँ पे स्टेप वैल्यू को दे सकते हैं। अब मैंने अगर यहाँ पे राइट किया था ये प्रोग्राम फॉर ए इन रेंज A11, अगर हम चाहते तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं कॉमा लगा करके 2, तो ऑटोमेटिक ये हमारा पाइथन समझ जाएगा कि इस रेंज फंक्शन में जो भी दिया गया है, ये पहला वाला जो वैल्यू है वो स्टार्ट है, दूसरा वाला एंड है और तीसरा वाला स्टेप वैल्यू है। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आपने यहाँ पे 2 किस लिए दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो जब हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इस बार, तो क्या मिलेगा, 1 से तो स्टार्ट होना ही होना है। हमको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे आउटपुट इसका 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9। अब 2 नंबर के बाद से 11 भी आएगा, बट 11 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एंड -1 प्रिंट करता है। एंड -1 10 है, जो हमारे स्टेप वैल्यू के हिसाब से फॉलो नहीं करती है, तो वो एंड -2 को प्रिंट करेगा, यानी वो 9 तक ही चला जाएगा। क्योंकि अगर वो यहाँ से आगे जाएगा तो एग्जैक्ट जो हमने एंड वैल्यू दी थी वही हो जाएगी, बट इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हम राइट करते हैं लास्ट वैल्यू, वो वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, उसके -1 की ही वैल्यू प्रिंट होती है। इसलिए हमको ये 9 तक की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो क्लियर हुआ हमारा फॉर लूप। फॉर लूप हमने देख लिया, रेंज फंक्शन हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम वाइल लूप की। वाइल लूप में हमें कंडीशन देते हैं और वाइल लूप हमारा तब तक चलता है जब तक वो कंडीशन उसको ट्रू मिलती रहती है। जैसे ही हमारा कंडीशन वाइल लूप को फॉल्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है और हमारा कोड फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो देखते हैं कैसे वाइल लूप, पहले उसका हम एक सिंटैक्स राइट करके देखते हैं। हम राइट करते हैं वाइल और यहाँ हम देते हैं उसको कंडीशन, यानी वाइल ये कंडीशन, जब तक ये कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी तब हम यहाँ पे अपना बॉडी ऑफ वाइल राइट, यानी जो भी हमको स्टेटमेंट्स वगैरह राइट करने होते हैं सब हम यहाँ पे इसको देते चले जाते हैं। तो हमको जो भी वाइल लूप में राइट करना होता है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम राइट करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, हमको मिलता रहेगा, और जैसे ही ये फॉल्स होती है तुरंत ये लूप बाहर चला आता है। क्लियर हुआ। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमारा वाइल लूप वर्क करता है। तो इस प्रोग्राम को पहले देखते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने राइट किया हुआ है, हम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो में, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके प्रोग्राम पहले राइट कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोग्राम के एक एक लाइन से। मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में एक जो प्रॉब्लम दिया गया है, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5। मुझे 5 का फैक्टोरियल राइट करना है। फैक्टोरियल आप समझते हैं, फैक्टोरियल मीन्स होता है, सपोज अगर 5 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है अगर, तो जो इसका फैक्टोरियल आएगा वो आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये होता है इसका फैक्टोरियल। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 5 की फैक्टोरियल हो जाएगी। अब आते अपने प्रोग्राम में, हमने प्रोग्राम को कैसे बनाया। हम एक वेरिएबल लेते हैं n, और n में हम उस वैल्यू को स्टोर करते हैं जिसका हमको फैक्टोरियल राइट करना है। हमने n ले लिया और फैक्टोरियल वाला नंबर इसमें असाइन कर दिया, n = 5। हम चाहते तो यूजर से भी ले सकते थे कि आप हमको कोई भी एक नंबर दे दीजिए, n = इनपुट करा लेते इंटीजर में, इंटर एनी वैल्यू दैट यू वांट टू गेट द फैक्टोरियल। उसके बाद वो n में स्टोर हो जाती है। सपोज यहाँ हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमको 5 का ही फैक्टोरियल चाहिए, हमने दे दिया n = 5। अब हमने एक टेम्प नाम से एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बना लिया, इसमें हम स्टोर करते हैं n को। जो n है वो हमारे टेम्प में भी स्टोर हो जाए, केवल अभी के लिए। इसकी वैल्यू हम बाद में भी चेंज करते रहेंगे अपने लूप के अकॉर्डिंग, बट n की वैल्यू फिक्स हो गई और हमने पहली बार में टेम्प में n की वैल्यू को रख दिया है। हमको फैक्टोरियल राइट करना था, फैक्टोरियल हमको आउटपुट में चाहिए, तो एक फैक्ट नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ हमने राइट कर दिया 1 हम इसमें असाइन कर दिए। हम इसमें अगर 0 असाइन कर देते तो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन जो होता हमारा, देखिए आप लास्ट में जो हो रहा है वो 0 से मल्टीप्लाई होता है, सब कुछ हमको 0 ही मिल जाता। तो हमको यहाँ पे इनिशियली 1 डिफाइन करना था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन अपनी शुरू करेंगे
ये मल्टीप्लिकेशन, तो हमको यहाँ पे 0 ना मिले ना तो सब कुछ 0 कर देगा, तो 1 मिलेगा तो फिर वो इनिशियली स्टार्ट हो जाएगा हमारे कोड के अकॉर्डिंग। हमने एक ले लिया फैक्ट नाम से एक वेरिएबल, वहाँ हमने असाइन कर दिया 1। ये 3 चीज़ें समझ में आई। हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, एन, टेम्प और फैक्ट। एन में हमने वो नंबर लिया जो यूजर दिया है या जिसका हमको पता है कि हमको इसका फैक्टोरियल आउटपुट में चाहिए, हमने असाइन कर दिया। टेम्प में हमने एन को ले लिया और फैक्ट में हमने 1 ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट। अब लूप चलाते हैं, टेम्प में जो वैल्यू है उसी से हम कंपैरिजन करते हैं। हमने बताया था ना कि लूप हमारा कैसे चलता है, हमको जब एक कंडीशन देनी होती है और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमारा लूप वाइल का रन करता रहेगा, चलता रहेगा। तो हमने दे दिया वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, यानी ये हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। वो जैसे 0 से कम हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी, तुरंत ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमने राइट किया फैक्ट इनटू इज इक्वल टू टेम्प। ये लाइन थोड़ी सी कम समझ में आई होगी या कुछ लोग को नहीं समझ में आई होगी, जिन्होंने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको एकदम नहीं समझ में आई होगी। इस लाइन का मतलब होता है फैक्ट इनटू इक्वल टू टेम्प, यानी फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू टेम्प। ये हम ऐसे राइट करते हैं अपने पाइथन में। हम ऐसे भी राइट कर लेते बट स्टैंडर्ड थोड़ा ऐसे हो जाता है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है। हम ऐसे राइट करते हैं अपने पाइथन में फैक्ट इनटू इज इक्वल टू टेम्प, यानी इसका क्या मतलब हुआ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू टेम्प। हमने फैक्ट में 1 लिया हुआ था, अब फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, फैक्ट इनटू टेम्प, यानी 1 इंटू एन। एन में क्या स्टोर है 5, यानी अभी हमारी जो फैक्ट है उसकी वैल्यू हो चुकी है 5। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है टेम्प माइनस इज इक्वल टू 1। ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी ये लाइन। इसका मतलब होता है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प माइनस 1, यानी जो टेम्प की वैल्यू है वो टेम्प माइनस 1 हो जाए। यानी अगर यहाँ पे n यानी 5 थी तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ से ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अभी तक सब इस सीक्वेंस में राइट कर रहे थे, इसके नीचे ये राइट होना था, लेकिन ये क्या है यहाँ पे राइट है, यानी इंडेंटेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ये लूप जब भी चलेगा यहीं तक चलता रहेगा और हम जब ये टर्मिनेट होगा लूप फिर तभी ये वाला जो लाइन है वो एक्सेस होगा। तो फिर टेम्प की वैल्यू हो गई टेम्प माइनस 1, फिर वापस शुरू होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, इसकी वैल्यू अब 4 हो चुकी है टेम्प की, तो चेक करेगा वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, यानी 4 है तो 0 से बड़ा है, फिर वो लूप के अंदर चलाएगा अगर ट्रू है तो। अब फैक्ट इनटू इज इक्वल टू टेम्प, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 5 हो चुकी है। अब इसको होना कितना था, टेम्प इनटू फैक्ट, यानी टेम्प इनटू फैक्ट। तो टेम्प में अब कितना आ चुका है 4, फैक्ट में है 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। हम राइट अब यहाँ पे आ गया, हमको फैक्ट को मिल चुका है 5 इंटू 4, ये हमको मिल चुका है अब तक, यानी 20 आ चुका है। अब हम यहाँ 20 राइट ही कर लेते हैं, 20 मिल चुका है हमारे फैक्ट को। अब क्या हुआ है टेम्प माइनस इक्वल टू 1, यानी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प माइनस 1। हमारी जो टेम्प की वैल्यू है इस बार वो कितनी हो चुकी है, अब ये 3 हो चुकी है। फिर आएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 3 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन इसको ट्रू मिल गई, लूप के अंदर जाएगा फैक्ट इनटू इज इक्वल टू टेम्प, यानी फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू टेम्प। फैक्ट आपका कितना है 20 हो चुका है, इनटू टेम्प ये कितना है 3, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, यानी अब फैक्ट की वैल्यू हो चुकी है 60। फिर नीचे आएगा टेम्प माइनस इक्वल टू 1, यानी टेम्प की वैल्यू टेम्प माइनस 1। अब हमारे टेम्प में कितना आ चुका है 2 हो गया। फिर नीचे आएगा चेक करेगा कंडीशन 2 ग्रेटर देन 0, ट्रू मिल गई, यानी इसको लूप के अंदर जाना है, फिर जाएगा। फिर फैक्ट इनटू इक्वल टू टेम्प, यानी फैक्ट
60 इंटू टेम्प, टेम्प में कितना है 2, तो 60 इंटू 2 120, यानी अब ये फैक्ट की वैल्यू 120 हो गई। फिर नीचे आएगा टेम्प माइनस इक्वल टू 1, यानी टेम्प की वैल्यू टेम्प माइनस 1, तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, इस बार क्या हो गई 1, फिर ऊपर गया, अब इसमें फाइनली 1 आ गया। फिर ये आएगा नीचे कंडीशन को चेक करेगा, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, तो क्या है ये 1 है जो 0 से बड़ा है, यानी कंडीशन फिर इसको यहाँ पे ट्रू मिल गई। फिर नीचे आएगा फैक्ट इंटू इक्वल टू टेम्प, यानी इस बार फैक्ट कितना है 120 इंटू टेम्प, टेम्प की वैल्यू कितनी है 1, यानी इस बार भी जो इसकी वैल्यू आई वो 120 ही आई, क्योंकि 120 इंटू 1 इक्वल टू 120। अब फिर नीचे आएगा टेम्प इक्वल टू टेम्प माइनस 1, यानी 1 में से इस बार ये 1 को माइनस कर देगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, फिर ऊपर जाएगा 0 लेकर के। अब फिर आएगा कंडीशन चेक करेगा, टेम्प ग्रेटर देन 0, अब 0 0 से बड़ा है नहीं है, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं मिली, इस बार इसको फॉल्स मिल गई, तो फॉल्स मिलते ही क्या करेगा ये तुरंत ब्रेक करेगा अपने लूप को और बाहर चलाएगा अगले स्टेटमेंट में। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ n इज फैक्ट। इस लाइन को पहले हम समझते हैं। मैंने बोला था कि हम जब भी कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, अगर वो डबल इन्वर्टेड कोमा में राइट है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक लिटरल है, वो एज अ मैसेज जैसा है वैसा ही प्रिंट हो जाता है। अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, यानी वो कोई लिटरल नहीं है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, उसकी कोई एक अलग वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल ऑफ, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो यानी हमारा जो आउटपुट आएगा वहाँ लिखा रहेगा, पहले तो ये लिखा रहेगा जो इन्वर्टेड कॉमा में है, फैक्टोरियल ऑफ। अब n बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखा हुआ है, यानी n की वैल्यू n जो भी यूजर ने दिया होगा या हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था वो थी 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5, इसकी वैल्यू भी आएगी, n नहीं आएगा कभी। फिर इज डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तब इज ऐसे यहाँ आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी आप चेंज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद बिना इन्वर्टेड कॉमा वाला अगर कोई नंबर राइट करना है या कोई अगर वर्ड राइट करना है तो वहाँ पे कॉमा जरूर लगाना है हमको। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे फिर वो सेपरेट नहीं होगा, फिर वो एक में उसको कंबाइन समझेगा, और वहाँ इन्वर्टेड कॉमा आपने यूज़ नहीं किया हुआ है तो सोचेगा कि आपने कोई एक मिस्टेक कर दी अपने प्रोग्राम में। तो जब भी आप लिटरल यूज करें या कोई वेरिएबल यूज करें तो दोनों के बीच में कॉमा से सेपरेट जरूर कर दें। हमने राइट किया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, फिर कॉमा के बाद से फैक्ट, तो फैक्ट में क्या हो चुका है, अब लास्ट में आते आते 120, ये है 120। तो हमारा जो आउटपुट आया इस प्रोग्राम का फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, यानी ये हमारा क्वेश्चन था, एक प्रोग्राम था जिसको हमने यहाँ पे राइट किया। आप इसको अपने पाइथन प्रोग्राम में एक बार रन कराइएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिएगा। और भी आपके पास अगर कोई प्रोग्राम्स हैं आप उसको भी इस पर राइट कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू या वाइल लूप के थ्रू। और अगर आपसे वो प्रोग्राम नहीं बनता होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिएगा। उस प्रोग्राम को मैं बोर्ड पे राइट करके या अगर आप कहेंगे तो उसको कंप्यूटर में राइट करके मैं उसका वीडियो उस पर अपलोड कर दूँगा। हमारा अगला टॉपिक आता है जंप स्टेटमेंट्स इन लूप्स। उसके पहले मैं बता दूँ, एक्चुअली यहाँ पे सनशाइन आ रहा है, मे भी कुछ डाउट आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो रही हो यहाँ पे, बट मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, यहाँ सनशाइन आ रहा है इसलिए उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग इस वीडियो में। हम बात करते हैं जंप स्टेटमेंट्स की। जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हम जैसे लूप यूज़ कर रहे हैं, हमने ये देखा था कि हम जब रेंज फंक्शन को यूज़ कर रहे थे तो वहाँ हमने स्टेप वैल्यूज़ देखी थी। जैसे हम जब चाहते थे जिस नंबर को चाहते थे एक्सेस करते थे, जिसको चाहते थे हम छोड़ देते थे। ऐसे हम लूप यूज़ करते हैं तो लूप में भी हमको एक मिलता है जंप स्टेटमेंट, यानी अगर हमारा लूप वर्क कर रहा है, हमने एक नंबर डिफाइन कर दिया, सपोज रेंज फंक्शन के थ्रू हमने कोई एक नंबर ले लिया 1 to 11, हम राइट ही कर लेते हैं पूरा का पूरा प्रोग्राम, फॉर नंबर इन रेंज दिस, यानी नंबर नेम से एक वेरिएबल है जो इस रेंज फंक्शन के अंदर जाएगा और 1 से लेकर के 11 - 1 यानी 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा।
अब इसमें हम ये चाहते हैं जंप स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना। जंप स्टेटमेंट्स जो हमारे पाइथन में होते हैं इस लूप के अंदर यूज किए जाते हैं वो हैं ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, अगर हम किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर देते हैं तो उसका जो आउटकम आता है वो ये आता है कि जब हमारा लूप चल रहा होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके प्रिंट हो रहे होते हैं, तो जिस नंबर के बाद हम एक कंडीशन दे देते हैं ब्रेक के लिए और उस ब्रेक के कंडीशन को जैसे ही वो ट्रू देखता है तुरंत हमारा लूप वहाँ से ब्रेक हो जाता है और हमको तुरंत अगले स्टेप पे लेकर के जाता है। यानी अगर हमने राइट किया हुआ है यहाँ पे कुछ भी एक प्रोग्राम, उसके बाद हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे उसको मिलेगा वो उसके बाद हमारा लूप चलेगा ही नहीं, वो चेक ही नहीं करेगा कि हम कहाँ तक आए हुए थे लूप में चलते हुए। जितना प्रिंट किया आउटपुट दिया हमको, और जैसे हमारी ब्रेक वाली कंडीशन उसको ट्रू मिलती है तुरंत वो पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट कर लेगा और फिर आ जाएगा न्यू लाइन से जहाँ से हमने राइट किया हुआ अपना अगला प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करना शुरू करा देगा। बट एक और बात है, जैसे हम कंडीशन पढ़े हुए थे कि उसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने इफ़ पढ़ा था, नेस्टेड इफ़ पढ़ा था, तो हमने इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ को यूज़ किया था। ऐसे हम लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे के प्रोग्राम में जब हम पढ़ेंगे अपने शॉर्टिंग के बारे में, जैसे बबल सॉर्ट हुआ, इंसर्शन सॉर्ट हुआ जो हमारे इस 11th-12th में दिया हुआ है, तो उसमें हम लूप के अंदर लूप चलाते हैं। हम ये देखेंगे कि अगर हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया हुआ है तो जिस लूप के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है केवल वही लूप टर्मिनेट होगा, पूरा का पूरा इंटायर लूप टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे अपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सपोज हमने राइट किया यहाँ पे फॉर नंबर इन रेंज दिस, हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ नंबर इक्वल टू 5, यानी जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है अपने इस नंबर में कि अगर ये 5 के बराबर आ जाता है उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट कर देंगे ब्रेक। जब ये कंडीशन ट्रू मिले हम यहाँ पे ब्रेक राइट कर देंगे और नीचे जो हमको आउटपुट लिखना था इसके बाद वो राइट कर देंगे। हम राइट करते हैं जैसे प्रिंट नंबर। अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नंबर ले लिया हमने, डिफाइन कर लिया सब कुछ, एक कंडीशन ले लिया नम इक्वल टू 5। अगर नंबर की वैल्यू 1 से शुरू होगी हमको पता है जब आउटपुट हो हमको देना शुरू करेगा तो पहले 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5। जैसे इसको 5 मिलेगी वो तुरंत यहाँ पे देखेगा कि ब्रेक लगा हुआ है, तो 5 मिलने के बाद वो नीचे आता है, तभी तो देखता है कि हमको उस जो भी हमको वैल्यू मिल रही है उनके साथ क्या करना है, तो यहाँ देखता है प्रिंट करना है, प्रिंट कर लेता है। बट जैसे ही वो 5 को लेकर के आता है उसको मिलता है ब्रेक, अब वो नीचे पड़ेगा भी नहीं कि हमको 5 को प्रिंट भी कराना था या नहीं कराना था, वो सीधे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और अगली लाइन से बाकी की कोडिंग्स को रीड करना शुरू कर दे और प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप। क्लियर? यानी किसी भी लूप को बीच में कहीं से भी टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ ब्रेक स्टेटमेंट? एक बार आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की। जब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं उस केस में जैसे हमारा ये कंडीशन ट्रू हुआ था ब्रेक के लिए तो ब्रेक ने तुरंत लूप को टर्मिनेट कर दिया था। बट हम जैसे ये कंडीशन देते हैं अपने कॉन्टिन्यू के लिए तो हमारा लूप क्या करता है कि जहाँ तक वो लूप चला रहता है वहाँ से दोबारा फिर आगे की तरफ बढ़ता है, वहाँ से रिपीट नहीं होता है, उसको स्किप कर देता है जहाँ से वो कंटिन्यू पाता है। मैं इससे समझाता हूँ अपने एग्जांपल से। जैसे हमने यहाँ ब्रेक लिखा हुआ, अगर हम यहाँ पे लिखे रहते हैं कंटिन्यू, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू लिखे रहते तो क्या होता है इस प्रोग्राम में, हमारा ये नंबर जाता एक एक करके नंबर को यहाँ से एक्सेस करता, आता कंडीशन चेक करता, फिर उसके नीचे आता ब्रेक और कंटिन्यू दोनों में जो भी लिखा रहता, तो देखता कि हमारे पास अगर 1 है तो इससे कोई मतलब है ही नहीं, नीचे आएंगे प्रिंट नंबर, हमको ये 1 प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा जाएगा 2 लेकर के आएगा, कंडीशन चेक करेगा, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर 4 प्रिंट कर देगा।
4 तक तो सही रहा। फिर जब 5 लेकर के आया तो 5 अगर उसके पास वैल्यू मिल गई है तो तुरंत देखेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमको यहाँ से ब्रेक या कंटिन्यू में से कोई एक लिखा हुआ है, मुझे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। अगर ब्रेक लिखा हुआ है तो हमको लूप को तुरंत टर्मिनेट कर देना है और हमको 1 to 4 तक कई नंबर को केवल प्रिंट कराना है। बट अगर उसको कंटिन्यू मिल गया तो जैसे 5 लेकर के आएगा उसको कंटिन्यू मिल जाएगा, तो कंटिन्यू का मतलब तुम फिर से वापस जाओ, फिर वापस चला जाएगा। अब उसके पास क्या हो गया, वो लूप तो 5 एक्सेस कर चुका था, अब 6 लेकर के आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन तो अब इस बार उसको फॉल्स मिल रही है, यानी फिर इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ आएगा 6 प्रिंट कर देगा, फिर आएगा 7 8 और ऐसे करके आगे जाएगा। यानी वो स्किप कर देगा उस वैल्यू को जिसको इसको ट्रू पाएगा ये कंडीशन, उसके बाद उसको स्किप क्या कर देगा, वो उसको प्रिंट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कोडिंग यहाँ पे हुई है कि कंटिन्यू, यानी तुम जैसी वैल्यू लेकर के आओ, अगर ये एक्सेस करते हो जो हमने कंडीशन दिया हुआ है तो तुमको फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा अपना ये स्टेप, फिर से वापस जाओ और फिर आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ेगा तो ऑलरेडी इसका जो लूप है हमारा वो 5 एक्सेस कर चुका है, तो वो तो दोबारा 5 को एक्सेस करेगा नहीं, वो अब 6 को एक्सेस करेगा, फिर आगे आएगा और हमारा लूप ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये दोनों क्लियर हो गए, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं, इसमें एक और आता है पास स्टेटमेंट। पास कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं और प्रोग्राम राइट करने के बाद हमने कंडीशन दिया, उसके बाद हमको लगा कि नहीं मुझे ये कंडीशन अभी यहाँ पे नहीं देनी थी, बट अगर मुझे आगे प्रोग्राम में कभी ज़रूरत होती है तो मैं उस कंडीशन को या उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ इस लूप के अंदर राइट करूँगा। उस केस में हम लिखते हैं पास। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसे। सपोज अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ फॉर मैंने यहाँ पर राइट किया आई इन रेंज 10, हमने यहाँ दे दिया। इसको देने के बाद मैंने पहले मुझे पता है कि अभी अब आई जाएगा तो ये 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा, बट जैसे ही इसको मैं यहाँ राइट करूँगा ये यहाँ पे इसका कर्सर चला आएगा। अब मैं यहाँ लिख दूंगा केवल सिंपली पास। ये पास लिख देने से जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, वो ये समझ जाएगा कि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन अभी नहीं दी हुई है, बट वो इसको इग्नोर भी नहीं करेगा। जैसे हम कभी आपने पढ़ा होगा कि कमेंट देते हैं, तो कमेंट जहाँ भी हम राइट करते हैं, अगर हैशटैग लगा के हमने जैसे भी करके कमेंट दे दिया, तो जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो ये समझ जाता है कि हमको इस कमेंट को इग्नोर कर देना है, रीड नहीं करना है। तो हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है जब वो पास देखता है स्टेटमेंट, तो वो समझ जाता है कि हमको इसको भी इग्नोर कर देना है, बट वो इग्नोर नहीं करता है, उसको देखता है, देखने के बाद उसको इग्नोर करता है। हमारे जो कमेंट होते हैं वो तो ऐसे इग्नोर हो जाते हैं, बट जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इसको एक्सेस करता है, उसके बाद इसको इग्नोर करता है, आगे बढ़ता है। हम अपने फॉर लूप के साथ एक ऑप्शनल एल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम इफ़ एल्स के साथ यूज़ करते थे, इफ़ के साथ हम एल्स यूज करते थे, तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तब हमारा इफ़ पार्ट एक्सेस होता था, और जब वो फॉल्स होती थी तब वो हमारा एल्स पार्ट एक्सेस करता था। बट हमारे पाइथन में एक ऑप्शन हमको मिल जाता है अपने लूप के साथ कि हम फॉर लूप में अगर चाहें तो एल्स पार्ट को यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कंडीशन चेक करेगा वो फॉल्स हुई तब हमारा ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हमारा लूप जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसकी जब लास्ट वैल्यू तक प्रिंट हो जाएगी, तब लास्ट में हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ एक नंबर प्रिंट कराया था, अगर तो हम चाहते तो यहाँ पे न्यू लाइन से एल्स राइट कर लेते और हम यहाँ पे एक मैसेज राइट कर देते, नाउ द प्रोग्राम इज ओवर, प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो हमारा ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो हालांकि बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं है, बट फिर भी एक ऑप्शनल ये एल्स हमको मिलता है जिसको हम अपने फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं। तो हमारा लूप यहाँ पे अब ख़त्म होता है, और इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा ये सबसे पहला चैप्टर पाइथन रिवीजन टूर 1। कल से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन रिवीजन टूर 2, बट उसके पहले हम आपको देंगे एक पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स पाइथन रिवीजन टूर 1 का। उसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम्स का एक
कंप्लीट प्रोग्राम वीडियो। फिर हम आएंगे अपने अगले वीडियो पे। ओके, ऑल द बेस्ट।